नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में रिकमेंड किया गया कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है उसको इन डेंजर यानी खतरे में है ऐसा घोषित किया जाना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों यूनाइटेड नेशन इसे इन डेंजर घोषित करना चाहता है, जो कि एक रिकमेंडेशन दी गई है, और हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने क्यों इसको क्रिटिसाइज किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। देखिए, अभी यूएन पैनल ने, ये है यूनाइटेड नेशन का लोगो, और यूनाइटेड नेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके सारे के सारे हेडक्वार्टर्स को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यूएन पैनल ने अभी रिकमेंड किया है कि जो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इन डेंजर घोषित कर देना चाहिए। अब ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये दुनिया का सबसे बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 2900 इंडिविजुअल रीफ्स हैं, इसमें 900 आइलैंड्स में ये फैला है, और पूरा का पूरा एरिया अगर हम बात करें तो 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसने पूरा कवर किया है। अब ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड का जो कोस्ट है वहां पर ये सिचुएटेड है, स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और इसके साथ साथ ये लार्जेस्ट कार्बन सिंक भी है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन सिंक क्या है, कौन है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। कार्बन सिंक का मतलब ये हुआ कि जैसे यहाँ पे प्लांट्स हैं तो वो कार्बन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो यहाँ पर ये सिंक का काम करता है, कार्बन सिंक का ये काम करता है। अब ऑस्ट्रेलिया में ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है इसकी वजह से 64,000 जॉब्स वहाँ पे लोगों को मिलती हैं, और इतने नहीं, इससे ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू भी आता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक कमाई का भी बहुत बड़ा साधन है। अब ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से ब्लीचिंग इवेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें और भी बहुत समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके पास फ्लैश फ्लड्स है, जैसे कि आपके पास है क्लाउड बर्स्ट। तो इन सारी चीज़ों को भी मैंने कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी क्लाइमेट क्राइसिस से उत्पन्न हो रही है कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग। तो काफ़ी ब्लीचिंग इवेंट्स हमें यहाँ देखने को मिले हैं। अगर हम पिछले 7 साल की ही बात करें तो 4 मेजर जो ब्लीचिंग इवेंट्स हैं वो यहाँ हमें देखने को मिले। अगर हम कोरल ब्लीचिंग की बात करें तो वो तब होता है जब वाटर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से कोरल जो है वो अपने टिश्यूज में जो कलरफुल एल्गा होता है जो वहाँ पे उनके टिश्यूज में रहती है उसे एक्सपेल कर देते हैं, जिसके वजह से वो टिश्यूज वाइट कलर के हो जाती है। तो कोरल जब आप देखते हो उसमें रंग बिरंगे कलर जो होते हैं वो असल में किसके होते हैं? एल्गी के होते हैं। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कोरल्स क्या करेंगे? उस एल्गी को बाहर निकाल देंगे, एक्सपेल कर देंगे, इसकी वजह से वो वाइट दिखेंगे। तो इसे कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। ये कब हो रहा है? जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज क्यों हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब ये जो कोरल्स हैं ये ब्लीचिंग इवेंट को सर्वाइव तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो एल्गा ही तो एक्सपेल कर रहे हैं, इससे कोई वो मर थोड़ी ना रहे हैं, वो तो सिर्फ वाइट हो रहे हैं। जो कलर है वो कलरलेस हो जा रहा है, वाइट कलर हो जा रहा है, बाकी जो रंग बिरंगे कलर हैं वो नहीं रह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो एल्गा है उसको एक्सपेल कर दिया जा रहा है। तो इससे कोरल जो हैं वो सर्वाइव तो कर जा रहे हैं ब्लीचिंग, लेकिन इसके वजह से इनकी जो ग्रोथ है वो स्टंट भी हो जा रही है, और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट कर रही है। यानी कि जब कोरल ब्लीचिंग है या फिर ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसकी वजह से कोरल्स की जो ग्रोथ है वो स्टंट हो जा रही है। स्टंट मतलब रुक जाना, ठीक है ना। जैसे कई बार आप देखते हैं ना, कई छोटी हाइट के रह जाते हैं लोग, तो बोलते हैं कि स्टंटेड ग्रोथ है, यानी इसकी ग्रोथ रुक गई है, तो वो होता है स्टंट का मतलब। और फिर रिप्रोडक्शन जो है उसमें भी काफ़ी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज़्यादा नंबर्स भी बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट इससे हो रही है। तो ये जो फ्रीक्वेंट यानी बहुत ज़्यादा जो ब्लीचिंग हमें देखने को मिल रही है, इसकी वजह से जो कोरल रीफ्स है वो स्टेराइल हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार की कोरल ब्लीचिंग के 2 कारण हैं। सबसे पहले तो हमने देखा क्लाइमेट चेंज, दूसरा कारण है जो वाटर क्वालिटी है वहाँ पे जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे ये ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे उस वाटर क्वालिटी का डिग्रेड होना भी एक बड़ा कारण है कोरल रीफ्स की ब्लीचिंग का। अब देखिए, हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन के पैनल ने रिपोर्ट दी और जो कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं जिनको हम आगे देखेंगे, उसने ये कहा कि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है उसके द्वारा एक मैनेजमेंट बनाई गई है, जो कि मैनेज किसको करती है? ग्रेट बैरियर रीफ को। लेकिन यहाँ पे
ये जो मैनेजमेंट है इसके पास जो क्लाइमेट चेंज गोल्स हैं उसे कैसे अचीव किया जाए, उसके लिए इनके पास कोई क्लियरिटी नहीं है। दे लैक क्लियरिटी व्हेन इट कम्स टू क्लाइमेट चेंज गोल्स रिगार्डिंग ग्रेट बैरियर रीफ। तो जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं जिससे हम इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहते हैं, ये अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। खासकर जो वाटर क्वालिटी और फिशिंग एक्टिविटीज होती है वहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है और वहाँ पे जो फिशिंग एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मैनेजमेंट करने में ये असमर्थ है। अभी तक वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया है। इसके साथ साथ एक तो हो गया कि जैसे वाटर क्वालिटी हम बता रहे हैं, एक हमने हो गया कि फिशिंग मैनेजमेंट, लेकिन एक ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है ना, जैसे मान लो ये जो है ये आपके पास ग्रेट बैरियर रीफ है तो इसका एक प्रोटेक्टेड एरिया है, लेकिन इस प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर भी जो कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं जो कि इनशोर लैंड बेस्ड एक्टिविटीज हैं, उससे भी जो इसका यहाँ का जो वाटर क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का पोल्यूशन हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का पोल्यूशन हो, इन सब की वजह से जो क्वींसलैंड के कोस्ट में ग्रेट बैरियर रीफ है वहाँ पे जो वाटर क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है और उसका जो खामियाजा है वो कोरल रीफ्स को भुगतना पड़ रहा है। तो इन थ्रेट्स की वजह से इस रिपोर्ट ने कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं कि इनको माना जाना चाहिए। उसमें सबसे पहले है कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर लिस्ट में डाला जाए। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरा चीज़ है कि जो करंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हमने कहा कि एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो उस वाटर तक आता है, फिर वो वाटर का जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड करती है, तो ये जो करंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं इसको मॉनिटर किया जाए और इसमें जो भी चेंजेस लाए जा सकते हैं वो लाए जाएँ। इसके साथ आता है मिनिमाइज ग्रीन हाउस इमिशन। तो ये जो कमिटमेंट है हमारी कि जो ग्रीन हाउस इमिशंस हैं इसको हम कम करेंगे, धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, ये जो कमिटमेंट है इसको इंक्रीज़ किया जाए, जल्द किया जाए। फिर आता है जो लैंड इरोजन है कोस्ट में, वो भी एक बड़ा कारण है वहाँ पे वाटर क्वालिटी के डिग्रेड होने का, तो वो जो लैंड इरोजन है उसे भी एड्रेस किया जाए, ख़त्म किया जाए। और जैसा हमने कहा कि वहाँ पे फिशिंग मैनेजमेंट नहीं है, तो जो फिशिंग प्रैक्टिसेस हैं उनको भी सस्टेनेबल किया जाए, सस्टेनेबल अप्रोच वहाँ पे अडेप्ट की जाए ताकि कोरल जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको कोई भी नुकसान ना हो। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर ये है क्या। ये इसलिए डिज़ाइन किया था ताकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको इन्फॉर्म किया जाए, बताया जाए कि जो भी हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको क्या क्या चीज़ें थ्रेट कर रही हैं, क्या कोर कैरेक्टरिस्टिक है उनका, ताकि फिर प्रॉपरली उसमें करेक्ट एक्शंस यानी जो भी दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए इनकरेज किया जाए। जो भी इस प्रकार की कंडीशन हमारी जितनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो भी इस प्रकार की कंडीशन को फेस करती हैं, तो इसलिए ये बनाया गया था लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, ताकि जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको बताया जाए, अवेयर किया जाए, इन्फॉर्म किया जाए कि क्या क्या थ्रेट जो हैं वो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट्स हैं उनके क्या कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो थ्रेट जो है वो फेस कर रही हैं और कैसे इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखिए 1972 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर बताया गया कि वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है उसके द्वारा कुछ साइट्स को इनेबल किया जाएगा ताकि फिर वो इमीडिएट असिस्टेंस पा सकें वर्ल्ड हेरिटेज फंड से, ताकि जो इंडेंजर्ड प्रॉपर्टी है जैसे इस केस में ग्रेट बैरियर रीफ है ये एक इंडेंजर्ड प्रॉपर्टी है, इसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली यानी इसके साथ साथ जो ग्लोबल सपोर्ट है और अटेंशन है उस साइट के लिए उसको गैदर किया जा सके ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके, जो हमने ऊपर भी देखा कि टू इन्फॉर्म या अवेयर ग्लोबल कम्युनिटी अबाउट द कंडीशन, द थ्रेट एंड द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, तो जो भी प्रॉपर्टी मतलब जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वहाँ पे। लेकिन अब बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस चीज़ को अपोज कर रहा है, यानी ये जो ग्रेट बैरियर रीफ को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में इंक्लूड किया गया है और इसकी जो रिकमेंडेशन अभी यूएन के एक पैनल के द्वारा दी गई हैं उसको इसने अपोज किया है। अब इसके क्या कारण हैं? सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए एम्बैरेसमेंट है कि मतलब जब यूएन पैनल को ये रिकमेंड करना पड़ रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर डाला जाए, तो इसका ये मतलब हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है और जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो ये तो एक देश के लिए स्वाभाविक सी बात है, एम्बैरेसमेंट होगी। दूसरा ये है कि अगर इसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर में डाल दिया जाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा स्क्रूटनी यानी इसकी ज़्यादा अच्छे से देखभाल होगी,
इससे क्या होगा, जो कंजर्वेशन इंटरेस्ट हैं ग्लोबल कम्युनिटी के या यूं कहूं कि यूनाइटेड नेशन के, और जो ऑस्ट्रेलिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उन दोनों में क्लैश होंगे। अब कैसे? जैसे हमने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा जो रेवेन्यू है वो ग्रेट बैरियर रीफ से आता है। अब यहाँ पे ज़्यादा स्क्रूटनी होगी तो हो सकता है कि इनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं यहाँ पर भी सवाल उठाए जाएं और इसको भी कंट्रोल करने की बात हो। तो इस तरीके से जो कंजर्वेशन इंटरेस्ट होंगे और जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये दोनों क्या करेंगे, क्लैश करेंगे। इसके साथ साथ जैसे हमने बात करी एग्रीकल्चर होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे हो रहा है, अब उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन अगर आप बोलो कि इनको कंट्रोल किया जाए या ख़त्म ही कर दिया जाए तो जो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी असर इसका पड़ेगा, जो कि पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के लिए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो यहाँ पर भी जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के लिए, उसके ऊपर भी ये असर पड़ेगा जब इसको लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर डाल दिया जाएगा। अब देखो, जीबीआई को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो रिकमेंडेशन दी गई हैं इसकी काफ़ी इकोनॉमिक कॉस्ट भी है, यानी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्चना पड़ेगा। फिर जैसे यूएन पैनल ने रिकमेंड किया है कि जो गिल नेट फिशिंग होती है उसको फेज आउट कर दिया जाए, तो वहाँ पर जो फिशिंग कम्युनिटी है उसके ऊपर इसका असर पड़ेगा। और ये भी असर किसके ऊपर हुआ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट के ऊपर ही हुआ, क्योंकि जो फिशिंग कम्युनिटी है वो वहाँ से पैसा बना रही है। अब अगर उसको रोक दिया जाएगा तो वो किसका गला पकड़ेगी, सरकार का ही तो पकड़ेगी कि भैया हमें अब नौकरियां दो। तो ये भी एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट को इंक्लूड करने वाली बात है ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था ग्रेट बैरियर रीफ के ऊपर यूएन पैनल की दी गई रिकमेंडेशंस और ऑस्ट्रेलिया का जो ओपोजिशन है। तो हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेगा, शेयर करेगा और ऐसे ही जी के वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।